सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉर्गेज ब्रोकर है, और हम उनसे बात करेंगे कनाडा के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स रेट और वेरिएबल रेट के बारे में, और उनसे इनपुट्स लेंगे अगर आप अपना फर्स्ट होम बाय करना चाहते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। हाय अनिल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड डूइंग दिस इंटरव्यू। Thank you. Hello everyone. My name is Anil Kumar, your friendly mortgage expert. सो सर, कनाडा में जो है रियल एस्टेट एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, और हर कोई रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है। सो आप रियल एस्टेट में अगर मॉर्गेज प्रोसेस की बात करें तो आप वो प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं कुछ क्लाइंट से मिलता हूँ जिनको 2-3 साल हो गए होते हैं कनाडा में। वो मेंटली रेडी होते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, बट जब उनकी फाइनेंशियल स्टेटस या उनकी जब इनकम स्टेटस पे जब व्हेन वी गेट इनटू इट बिकम्स अ सैड न्यूज़ कि वो लोग प्रिपेयर नहीं होते, क्योंकि उनको किसी ने एजुकेट नहीं किया होता। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, आपका पहला एक्सपीरियंस है, तो आप प्रॉपर्टी ढूंढने से पहले ही, या मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि जैसे ही आप कनाडा मूव करो, आप किसी मॉर्गेज एक्सपर्ट से बात करो। You don't have to go to someone like me. मैं तो एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हूँ, आप अपने बैंक के पास भी जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको जो स्टेप्स चाहिए मॉर्गेज करवाने के लिए वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है बेसिकली अननेसेसरी इंस्ट्रूमेंट है, हमको क्या करना है इसको। बट फैक्ट इसकी जो भी बैंक है वो कम से कम 2 क्रेडिट लाइंस चाहता है आपके पास हो, ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नॉट ओनली अच्छी हो बल्कि स्ट्रांग भी हो। अच्छी का मतलब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो सकता है, बट आपका क्रेडिट स्कोर स्ट्रांग नहीं हो सकता। 2 अलग अलग चीजें होती हैं। तो क्रेडिट स्कोर को अच्छा और स्ट्रांग करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास कम से कम 2 क्रेडिट लाइंस हो। मैंने इससे क्रेडिट लाइंस, इसका मींस कि क्रेडिट कार्ड्स जो या कोई लोन एज इन कोई कार लोन हो या कोई स्टूडेंट लोन हो, तो ये मिलकर 2 क्रेडिट लाइंस बन जाएंगे। ठीक है। क्रेडिट कार्ड होने का मतलब ये नहीं कि आपको ओवर स्पेंड करना है। क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप कोशिश करें कि उसकी लिमिट मैक्सिमम 50% तक रखें हर महीने, उससे ऊपर ना जाए। तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि स्ट्रांग भी होगा। और ये सिर्फ आपको अपने लिए नहीं करना, अगर आपकी स्पाउस है, अगर आपके पार्टनर है, तो सबके पास कम से कम 2 क्रेडिट लाइंस हो, तो बैंक मॉर्गेज में आपको प्रेफरेंस देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा इनकम होता है, मतलब अगर स्पेशली अगर आप जॉब में हैं तब तो आपकी इनकम क्लियर है, ठीक है। बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपको अगर लगता है कि हाँ आपने अपनी टैक्स सेविंग करनी है, तो आप अपने आप को पे नहीं करते, अगेन दैट गोज अगेंस्ट यू इन द सेंस, अगेंस्ट मतलब वैसे कोई अगेंस्ट नहीं है, बट बैंक जो है वो ये देखता है कि बैंक ये नहीं देखता कि आपकी बिजनेस की इनकम कितनी है। बैंक ये देखता है कि आप अपने आप को कितना पे कर रहे हैं। तो अगर आप आईटी कॉन्ट्रैक्टर हैं या अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि सबसे जो कॉमन बिजनेसेस हैं, जो कि हमारे इंडियन डायस्पोरा जो करती है, मोस्टली आईटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो जब आप आईटी कॉन्ट्रैक्टर बने, डेफिनेटली आपको टैक्स सेव करने का हक है, अपने आप को लिमिटेड पे करने का। पर जब अगर आपने मॉर्गेज देनी है, तो बैंक देखता है कि 2 साल तक आपने अपने आप को कितना पे किया। तो 2 साल की अपनी जो पर्सनल इनकम हिस्ट्री है उसको सॉलिड रखना है। अगेन बुक कितनी रखनी है, उसके लिए इट्स बेटर दैट यू टॉक टू मॉर्गेज एक्सपर्ट। वो आपको बता देगा कि अगर आपका इतना बजट है, इतने तक की प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसके लिए आपको कितनी इनकम पे करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज। सो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी आपने एडवाइस दी है कि अगर आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहे हैं अपना फर्स्ट होम बाय करने का, तो आपको क्या करना चाहिए। दैट्स ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है सर कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 2 टाइप के होते हैं, फिक्स रेट और वेरिएबल रेट। सो इसमें डिफरेंस क्या है, और करंट कैनेडियन हाउसिंग क्राइसिस को देखते हुए आप क्या रेकमेंड करते हैं? एक्चुअली आज से 6 महीने पहले की बात करें तो लोगों को 2 ही पता होते थे, फिक्स्ड और वेरिएबल। बट अब सिंस मार्च आप देखें, प्राइम रेट जो है बैंक ऑफ कनाडा ने 4 बार बढ़ा दिया है। तो एक नई टर्मिनोलॉजी है जो वापस सरफेस पे आई है, उसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल रेट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिक्स रेट होता है। फिक्स रेट मतलब कि जितनी भी आपने टर्म के लिए साइन किया है, 3 या 5 साल होती है सबसे कॉमन टर्म्स, तो उस पूरी टर्म में आपका रेट और आपकी मॉर्गेज पेमेंट जो है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, चाहे बैंक ऑफ कनाडा जितना मर्जी रेट बढ़ा दे। दूसरी होती है जो मेन वेरिएबल होती है। वेरिएबल रेट का मतलब क्या है? वेरिएबल मींस का मतलब यही है कि आपका जो मॉर्गेज रेट है ड्यूरिंग द टर्म वो वेरी कर सकता है। ठीक है, वो वेरी करता है बैंक ऑफ कनाडा के प्राइम रेट के हिसाब से। तो बैंक ऑफ कनाडा का प्राइम रेट बढ़ा देगा तो आपका जो रेट बढ़ जाएगा। अगर बैंक ऑफ कनाडा रेट अपना घटा देता है तो आपका रेट घट जाता है। अगर जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एडजस्टेबल वेरिएबल, एक होती है स्टैटिक वेरिएबल। मोस्टली बिग बैंक्स जो हैं, जैसे आरबीसी, टीडी, बीएमओ, सीआईबीसी, उनकी स्टैटिक वेरिएबल होती है। कुछ बैंक्स हैं जैसे स्कोशिया है, उनकी एडजस्टेबल वेरिएबल है।
दोनों में डिफरेंस क्या है? एडजस्टेबल वेरिएबल मतलब जब प्राइम रेट बढ़ता है या कम होता है तो आपकी जो मंथली पेमेंट है वो उसके हिसाब से बैंक कम या बढ़ती कर देता है। स्टैटिक वेरिएबल पे क्या होता है कि बैंक जो है आपकी ईएमआई जो मॉर्गेज पेमेंट है वो नहीं बढ़ाता, उस पेमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो कंपोनेंट है, आप जानते होंगे कि आप जो भी पे करते हैं हर महीने बैंक को, जो मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट होती है उसमें कुछ प्रिंसिपल होता है, कुछ इंटरेस्ट होता है। तो जब प्राइम रेट बढ़ जाता है और आपकी मॉर्गेज स्टैटिक वेरिएबल है तो बैंक उस पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट बढ़ा देता है और प्रिंसिपल का कंपोनेंट कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपने अमोर्टाइजेशन साइन की है जो टिपिकली 25 से 30 साल की होती है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी डाउन पेमेंट दी है आपने, वो अमोर्टाइजेशन बढ़ जाती है या कम हो जाती है अगर रेट बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, तो उसका एक एडवांटेज ये है कि आपका मंथली जो बजट है वो नहीं हिलता। एडजस्टेबल वेरिएबल में क्या है कि क्योंकि पेमेंट्स बढ़ रही हैं या कम हो रही है तो आपका मंथली बजट जो है कई बार हिल सकता है। यूजुअली इस साल से पहले बिटवीन 2008 एंड 2022 बैंक ऑफ कनाडा ने मैक्सिमम 2 या 3 बार रेट घटाया है या बढ़ाया है हर साल में। वो भी यूजुअली डजंट गो इन वन डायरेक्शन, कई बार 2 बार बढ़ा के एक बार कम कर देते हैं, कई बार 2 बार कम करके एक बार बढ़ा देते हैं। तो लोगों की जो मंथली पेमेंट है अगर वो एडजस्टेबल में भी है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मार्च से जो रेट है 2.5% बढ़ चुका है। इसकी वजह से जो लोग एडजस्टेबल वेरिएबल मॉर्गेज रेट्स में हैं उनकी लोगों की पेमेंट्स बढ़ गई है, हर एक की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। तो इसीलिए there's a big hue and cry about it कि भी वेरिएबल है तो कौन सी वेरिएबल करनी चाहिए। बट हमको एक बात याद रखनी है कि एडजस्टेबल और वेरिएबल में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इंटरेस्ट जो है वो एक ही प्रिंसिपल पे पे कर रहे हैं। आपको समझाता हूं मैं। स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा आपकी पेमेंट नहीं बढ़ी, इसका मतलब बैंक ने आपका प्रिंसिपल कम प्रिंसिपल पे आपका इंटरेस्ट चार्ज किया। इसका मतलब हर महीने कम प्रिंसिपल पे कर रहे हैं। मॉर्गेज पेमेंट जो होती है वो रिड्यूसिंग प्रिंसिपल के हिसाब से होती है। आपने आज जैसे सपोज आपने 500,000 की मॉर्गेज की, 6 महीने बाद आपका प्रिंसिपल रह गया 470,000, तो बैंक जो अगले 6 महीने का इंटरेस्ट है वो 470 का लगाता है। तो स्टैटिक वेरिएबल में क्या नुकसान होता है कि अब वो आप जो आपने 500 शुरू किया वो 470 नहीं रहेगा, वो 480 या 490 होगा क्योंकि आप प्रिंसिपल कम पे कर रहे हैं। तो नॉट ओनली आप हायर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप ज्यादा अमाउंट पे भी हायर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इन हाइंडसाइट वो कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, बट सबसे बड़ा उसका एक मेन चीज जो उसकी ये है कि जो कि आपका मंथली बजट नहीं होता। तो हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स है। आपने भी मेरे से पूछा कि क्या बेटर है क्या नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल कैपेबिलिटी, योर पर्सनल प्रेफरेंस, कि आप चाहते हैं कि आप थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा पे करके आपकी पेमेंट सेम रखें, कि आप चाहते हैं कि नहीं आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, जितना आपका प्रिंसिपल है उतने पे इंटरेस्ट जितना बनता है उतना पे करें एंड यू डोंट माइंड पेइंग $200-300 एक्स्ट्रा। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिक्स्ड रेट मॉर्गेज उन लोगों के लिए होती है जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जो बिल्कुल कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, जिनको पता ही है कि 5 साल में उन्होंने घर नहीं बेचना, तो उनके लिए फिक्स्ड रेट मॉर्गेज जो है वो एडवाइजेबल होती है। तो वो क्या होता है, जब हम क्लाइंट से इंटरव्यू करते हैं, जब क्लाइंट हमारे पास मॉर्गेज के लिए आता है तो हम वी आस्क ऑल दीस क्वेश्चंस। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्लाइंट की प्रेफरेंसेस क्या है, हम क्लाइंट को तीनों टाइप की मॉर्गेज के डिफरेंसेस बताते हैं, प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं। देखो डिसीजन क्लाइंट का ही होता है, हम लोग एडवाइजर हैं, हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, हमारा काम है आपको एजुकेट करना कि ये 3 टाइप की मॉर्गेजेस हैं, इसका ये प्रोज है, ये कॉन्स है, आप बताओ क्या लेना आपको। तो डिपेंड्स अपॉन दैट क्लाइंट चूज करते हैं कि उनको क्या सूट करता है। बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया और डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया दोनों डिफरेंसेस के बारे में। सो मैं आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि लेट्स से कोई एक न्यू कमर है, इंडिविजुअल कपल या इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर, वो नेक्स्ट 2 इयर्स में या नेक्स्ट 5 इयर्स में अगर कनाडा में अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, तो आप एज अ मॉर्गेज ब्रोकर क्या उनको एडवाइस देंगे? मैं I'll start with what I said in the beginning. सबसे देखो 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मॉर्गेज क्वालिफिकेशन के लिए। पहली आपकी इनकम, दूसरी डाउन पेमेंट, तीसरी और तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीसरी क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तो सबसे पहली बात सबसे मैं ये बोलता हूँ कि जो भी आपका बजट की प्लानिंग हो या आपने कितना बजट प्लान करना है, तो अगर आपने प्रॉपर्टी 2 साल बाद भी लेनी है, 1 साल बाद भी लेनी है, 6 महीने बाद भी लेनी है, किसी भी मॉर्गेज एक्सपर्ट के पास जाकर पूछो कि ये मेरी इनकम है, इसके हिसाब से मुझे आप बताएं कि मैं कितनी मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करूंगा, मोर और लेस। ठीक है, या आप अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड और आपने आपको खुद पे करते हो तो आप ये कह सकते हो कि मेरा ये इतने की प्रॉपर्टी लेने का गोल है, तो बताएं मैं अपने आपको कितना पे करूं। अगर आपने आपको पे करना आपके हाथ में, अगर आप जॉब में तो देन इट्स नॉट इन योर हैंड्स, तो आप ये पूछ सकते हैं कि कितने के लिए मैं क्वालिफाई करूंगा। नंबर 2, वो क्वालिफिकेशन जो आपकी है उसमें आपको डाउन पेमेंट कितनी चाहिए। 2 तरह की मॉर्गेजेस होती है कनाडा में, एक इंश्योर्ड और एक कन्वेंशनल। इंश्योर्ड मॉर्गेजेस जिसमें आप 20% से कम डाउन पेमेंट देते हैं, कन्वेंशनल होती है इसमें 20% से ऊपर देते हैं।
दोनों में मेन डिफरेंस ये है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम शॉर्ट है। जब आप 20% से कम डाउन पेमेंट देते हैं तो आप जो मॉर्गेज अमाउंट के लिए क्वालिफाई करते हैं, दैट्स टिपिकली लोअर देन व्हाट यू क्वालिफाई फॉर ओवर 20%। यस, बिलो 20% में क्या होता है, रूल्स बिल्कुल स्पेसिफिक है। आप किसी भी बैंक में जाएंगे कनाडा के, आप एग्जैक्टली सेम अमाउंट के लिए क्वालिफाई होंगे। तो आप 20% से ऊपर देते हैं तो जो बैंक्स हैं उसको बैंक ऑफ कनाडा के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं, बट कुछ रूल्स उनके हाथ में भी होते हैं जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दे आर एबल टू क्वालिफाई फॉर मोर। तो पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि आपके इनकम के हिसाब से आप कितने के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे आपने दूसरा पॉइंट बताया, उसके लिए आपको डाउन पेमेंट कितनी चाहिए। तो डाउन पेमेंट चाहिए, डाउन पेमेंट के क्या सोर्सेज हो सकते हैं। आप इतना याद रखें, आप कोई कैश नहीं डिपॉजिट करा सकते, ठीक है। इंडिया से गिफ्ट ला रहे हैं तो वो आपकी जो अगर प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो उसकी क्लोजिंग डेट से टिपिकली 1 महीने पहले आपके फंड्स आपके अकाउंट में आने चाहिए। अगर आप गिफ्ट ले रहे हैं तो जो एज पर बैंक ऑफ कनाडा गाइडलाइंस, गिफ्ट्स आप सिर्फ अपने ब्लड रिलेटिव से ले सकते हैं, आपके या आपके स्पाउस के पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स, उनके ब्रदर या सिस्टर, आपके स्पाउस के दोनों के। आप किसी फ्रेंड से, किसी अंकल से, किसी आंटी से नहीं ले सकते, दोनों के अलावा, ठीक है। तो वो आपको एक्सपर्ट आपको बताएगा कि कितनी डाउन, अगर आप इतने की प्रॉपर्टी लेने का टारगेट कर रहे हैं, या अगर आप इतनी डाउन पेमेंट डालेंगे तो इतने की प्रॉपर्टी ले पाएंगे, 20% से ऊपर डालेंगे तो इतने की ले पाएंगे। तो एक्सपर्ट आपको एक बड़ा क्लियर गाइडलाइन, क्लियर आइडिया आपको दे देगा। तीसरी चीज मैंने बोला क्रेडिट स्कोर। एज आई सेड अगेन, इट्स नॉट द क्रेडिट स्कोर दैट इज इंपॉर्टेंट, इट्स हाउ स्ट्रांग इट इज इंपॉर्टेंट। आप देखना, अगर आपके पास केवल सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड है तो भी आपका क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर होगा, बट बैंक वोंट लुक एट इट एज पॉजिटिवली एज दे वुड लुक at someone with the same credit score but they have 2 credit lines. देखिए क्रेडिट स्कोर क्या है? It's a reflection of how you manage your debt. तो जब बैंक आपका क्रेडिट ब्यूरो देखता है, क्रेडिट स्कोर देखता है कि आपके पास जो डेट फैसिलिटीज हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं या कार लोन्स हैं या कुछ भी हैं, आप उनको टाइमली पे ऑफ कर रहे हो नहीं कर रहे, आप उनको ओवर यूटिलाइज तो नहीं कर रहे। जैसे सपोज आपकी 10,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, आप हर महीने 9,000, 8,000, 9,000 जाएंगे और आपकी मंथली सैलरी सिर्फ 5,000 है, तो बैंक कहेगा they are spending more than their means. So that does not reflect a good image. तो मैं सबको ये बोलता हूँ, क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट है उससे 50% से कम रखें, कोशिश हो सके, आप भी और आपका स्पाउस भी। तो सिर्फ आपको एज एन एप्लीकेंट 2 लाइंस लिखनी, जो भी मॉर्गेज में आएगा, आपके स्पाउस, अगर आप इतने बड़े हैं कि आपके बच्चे भी जॉब करते हैं, 19 ईयर से ऊपर है, उनको भी अगर आपने मॉर्गेज पे लाना है तो उनके भी 2 क्रेडिट लाइंस रखें। सबसे कॉमन चीज देखता हूँ हमारी कम्युनिटी में, हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव हैं, यू नो दिस इज हाउ वी आर प्रॉड, कि जितना उधार कम हो सके उतना लेना, पर कनाडा में थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। तो बैंक देखना चाहता है कि आप उधार, एक तो आपके पास उधार कुछ हो तो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर एंड अ स्ट्रांग क्रेडिट स्कोर। आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ। मैं देखता हूं हमारे कम्युनिटी में सबसे बड़ी जो चीज है, जस्ट फनी, हम लोग इनकम का ध्यान रखते हैं, हम लोग अपने स्पेंडिंग्स का ध्यान रखते हैं, हम डाउन पेमेंट का ध्यान रखते हैं, पर क्रेडिट स्कोर पे हम लोग उतना फोकस नहीं करते। तो उसकी वजह से कई बार आपको हर एक बैंक नहीं अप्रूव करता या आपको अच्छा रेट नहीं देता। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरी प्रोसेस को। सो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बात करना चाहेंगे? हाँ जी, आई एम अ फुल टाइम मॉर्गेज ब्रोकर सिंस 2017। इससे पहले भी मेरा कंस्ट्रक्शन में और रेजिडेंशियल रेनोवेशंस में एक्सपीरियंस था, बट आई एम अ फुल टाइम ब्रोकर सिंस 2017। मेरा मेन एक्सपर्टीज जो है वो रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस में है, चाहे उसके अंदर परचेजेस हो, रीफाइनेंस हो, इक्विटी टेकआउट हो, डेट कंसोलिडेशन हो, किसी भी तरह की रेजिडेंशियल मॉर्गेज और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरी एक्सपर्टीज है। एट द सेम टाइम मैं कमर्शियल मॉर्गेजेस में भी हेल्प कर सकता हूँ, बट यूजुअली मैं फ्रेंड्स, फैमिलीज या जो मेरे पर्सनल कनेक्शंस हैं उसी में इन्वॉल्व होता हूँ। अदरवाइज मैं रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस में ही अपने आप को लिमिटेड रखता हूँ। आई एम ए लोकल ब्रोकर, बट एट द सेम टाइम मेरे पास अल्बर्टा का, यूकॉन का, ऑन्टेरियो का और नोवा स्कोशिया के लाइसेंसेस भी हैं, which means कि आपकी कोई फ्रेंड, फैमिली या आपने ही कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है इन सब प्रोविंसेस में, तो इसमें भी मैं मॉर्गेज डायरेक्टली करवा सकता हूँ। बाकी किसी और प्रोविंस में करनी होती है तो हम लोग को अपने हेड ऑफिस के थ्रू जाना है, बट ऑल ओवर कनाडा आई एम एबल टू गेट योर मॉर्गेज। ओके, वंडरफुल। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है सर कि आप CDACC इवेंट में एज अ स्पॉन्सर आप आगे आए हैं, अजय राणा के जो नवरात्रि इवेंट्स है और जो फ्यूचर में जो इवेंट्स है, तो किस रीजन की वजह से आप इस इवेंट में ज्वाइन हुए हैं? इसका आंसर थोड़ा लंबा, मैं 2 मिनट बाद दूंगा। पहले हम लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की बात की थी, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉरी, मैं आपको थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए, 2 तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, जिनकी कोई कंपनी नहीं होती, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो अपने आप को ही पे करते हैं, ठीक है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप पेमेंट लें, कोशिश करें बैंक में आए, कैश कम से कम एक्सेप्ट करें कम से कम जब आपने मॉर्गेज करवानी है, ठीक है। अगर कैश आ भी रहा है तो मेक श्योर करें कि जितना कैश आ रहा है एग्जैक्टली उतने अमाउंट के इनवॉइस दें। बैंक वुड लाइक टू सी कि जो भी पैसा आपके अकाउंट में आया है वो लेजिटिमेट होना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अभी मॉर्गेज एक्सपर्ट से उनके पूछ ले कि अगर आपको इतने की प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको अपने आप को कितना पे करना है, ठीक है। नॉट ओनली कितना पे करना है, आपको एक्सपेंसेस भी कितने शो करना है। बैंक ये नहीं देख, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, अगर आप सिंगल बिजनेस ओनर हैं, अगर आपकी इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो बैंक ये नहीं देखता कि आपने कितना इनकम दी, बैंक ये भी देखता है कि आपने एक्सपेंसेस देके अपनी नेट इनकम कितनी शो की है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी इनकम 100,000 होती है, और वो अननेसेसरी यूज कर रहा हूँ बिकॉज देखता है मुझे 70,000 इनकम से शो करके अपने आप सिर्फ 30,000 पे करते हैं। बैंक आपको 30,000 के हिसाब से मॉर्गेज देगा, 100,000 के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो ये तो हुआ सोल प्रोप्राइटर्स। और होते हैं जो लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिन्होंने लिमिटेड कंपनी बना ली होती है, तो उसमें फायदा क्या होता है कि आपको जो पर्सनल टैक्स है सिर्फ उसी इनकम पे देना पड़ता है जो आप अपने आप को पर्सनली पे करते हो इनकॉर्पोरेशन से। इनकॉर्पोरेशन जो है उसपे 11% टैक्स लगता है उसकी इनकम पे, पर्सनल इनकम पे आपको 30-40% लगता है। तो इट मेक्स ऑल द सेंस कि आपने अपना टैक्स बचाना है। उसमें भी मैं सबको यही बोलता हूँ कि आपकी जो कॉर्पोरेशन की इनकम है उसमें एक्सपेंसेस जस्टिफाइड दिखाएं, अनजस्टिफाइड एक्सपेंसेस मत दिखाएं। बैंक्स देखते हैं कि आपने आपकी इनकॉर्पोरेशन की इनकम कितनी है, दे वांट टू सी कि आपने लॉस तो नहीं शो किया नेसेसरी, और बैंक को पता लग जाता है। पर आपको मॉर्गेज जो क्वालिफिकेशन होगी वो प्राइमरीली उस इनकम पे होगी जो आप अपने आप को पे करते हो, चाहे आप T4 से पे कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस इनकम से पे कर रहे हो, चाहे आप डिविडेंड पे कर रहे हो। मेक श्योर करो कि कंसिस्टेंट हो, नंबर 1, और इतना पे करो जितने कि आपकी मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई हो जाओ। आपकी इनकॉर्पोरेशन कितना कमाती है, बैंक को इससे तो बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है, देखते हैं वो कि लॉस में तो नहीं है, बट आप अपने आप को कितना पे कर रहे हो, बैंक उसके हिसाब से आपको क्वालिफाई करता है। तो अगर आपने 1 या 2 साल में प्रॉपर्टी लेनी है तो प्लीज मेक श्योर करो कि अपने आप को इतना सफिशिएंट पे करो कि आप मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि व्हाट ब्रॉट मी टू CDASCC, अजय भाई को मैं पिछले 3 साल से जानता हूँ। उन्होंने पहले एक देसी बिजनेस नेटवर्क करके एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया था, छोटा सा ग्रुप था जिसमें उन्होंने लाइक माइंडेड जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है उनको इकट्ठा किया था। तो पिछले 1 साल से अजय भाई ने उनको बोला कि चलो अब बिजनेसेस का तो चल रहा है जो चल रहा है, तो क्यों ना अपने कल्चर, अपनी कम्युनिटी, अपने फैमिलीज के लिए कुछ ऐसा करें कि हाँ जिसके लगे कि एक हमारा इंडियन होने का जहाँ यहाँ पे वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडियन एक्सपैट्रिएट है कि हम लोग अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ करें। तो स्टार्ट हुआ एक काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, वेरी फेमस उत्तरायण जो हमारे गुजरात में होता है। मैं गुजरात से नहीं हूँ बट भारत से हूँ तो मुझे पता है। वो दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट जो 2 महीने पहले हुआ था। तो साथ साथ इसका जब शुरू हुआ तो हमारे मोस्टली जो मेंबर्स हैं हमारे बिजनेस में कहा डेफिनेटली अजय भाई अगर आप कर रहे हो तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति जो है भारत की वो कंटिन्यू हो जाए। आई वुड लाइक टू थैंक अजय अडाना एंड कैनेडियन देसी आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी फॉर organizing this mega Garba event on October 7th, 8th and 9th and having me become a part of it. थैंक यू सो मच अनिल सर आपके टाइम के लिए, और आपने जो काफी अच्छी एडवाइसेस दी है इस वीडियो में। आई एम श्योर आपकी एडवाइस काफी लोगों को पसंद आएगी और उनको उन एडवाइसेस का यूज कर सकेंगे। थैंक यू सर।